इवन ऑडियंस की सेंसिबिलिटी वेब के लिए अलग है और टीवी के लिए अलग है। तो मैं कट ऑफ हो चुका था दुनिया से। तो एक अच्छी बात थी कि हम दिल्ली में शूट कर रहे थे, तो ना मैं अपने परिवार के साथ था, ना दोस्तों के साथ था, मैं किसी से मिल नहीं सकता, ना इंडस्ट्री के लोगों से मिल सकता हूँ कि भैया दिन में शूटिंग कर लिया, रात को दूसरी मीटिंग कर ली। तो बाकी सब जो सेट पे लड़के लड़कियां औरतें मर्द जो कोई थे हमारे साथ, जो सह कलाकार थे, वो आके बात करने से कतराते थे कि अरे यार ये गुस्से में लग रहा है, अरे यार ये तो बहुत ही मतलब एग्रेसिव लग रहा है। मैं तो अपनी लाइंस कर रहा था बैठ के साइड में। Hi Kashmir, welcome to E Times TV. How are you? I'm doing good. How are you doing? I'm good, thank you. और हर जगह धमाल मचा रखा है आपने। MX के प्रोमोज में तो आप अच्छे लग ही रहे हैं, जाकिर महब के, एंड टीवी पे ऑलरेडी वी आर सीइंग यू इन झलक दिखला जा। सो लेकिन फिक्शन की बात करते हैं पहले। इट्स गुड टू सी यू बैक एक्टिंग बिकॉज इमली के बाद लोगों ने आपको मराठी प्रोजेक्ट्स में तो देखा, लेकिन इसमें मिस किया है हिंदी प्रोजेक्ट में। सो व्हाट इज द शो ऑल अबाउट? टेल अस समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर। देखो, तू जख्म है तो मेरे लिए तो इट इज लाइक इट्स अ डार्क फैंटेसी, डार्क रोमांस नॉवेल्स जैसे रहते ना यूजुअली। एक ब्रूडिंग मेल होता है जो हु इज द ब्रोकन डाउन मैन, जिसका एक पास्ट है, हेवी पास्ट है, और एक व्हाइट कॉलर्ड क्रिमिनल है। कुछ चीजें उसको करनी पड़ी अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए जी। और एक इंसान उसकी जिंदगी में आता है जिसको वो हॉस्टेज बना के रखता है अपनी मजबूरी की वजह से। तो दोनों मजबूरी की वजह से एक साथ आते हैं, बट और दोनों पोल्स अपार्ट है, दोनों अलग अलग दुनिया से आए हुए इंसान हैं और मजबूरी में एक साथ आते हैं। लेकिन किस तरह से वो लड़की उसको हील करती जाती है आहिस्ता आहिस्ता, और किस तरह से अपने परिवार से ज्यादा वो उस लड़की की तरफ खींचा जाता है, क्यों खींचा जाता है, और अपने आप को मतलब वो एक बेहतर इंसान बनना शुरू होता है। तो उसकी एक अलग जर्नी इस लव स्टोरी में शुरू हो जाती है। सो प्रिसाइसली इट इज विराज त्रेहान जो किरदार में निभा रहा हूँ, उस किरदार की कहानी है पूरी। और अभी आप लोग सीरीज देखो, इससे ज्यादा मैं बताऊंगा तो आप ये इंटरव्यू बड़ा बोरिंग हो जाएगा। इसीलिए हमने इसको शूट किया है। पर मैं अगर जानना चाहूँ तो what prompted you towards this character? एक तो मैंने ऐसा किरदार कभी निभाया नहीं था, उसमें ग्रे शेड्स बहुत ज्यादा है, ही इज एन एंटी हीरो। और दूसरा ये था मेरे लिए एक चैलेंज कि उसमें अगर आप देखने जाओ ना तो उसमें वायलेंस बहुत है उस इंसान में, क्योंकि उसने वही देखा है। अगर उसको सर्वाइव करना है तो उसको वायलेंस की जरूरत ही पड़ती है। मतलब वायलेंस मतलब मार धाड़ चिल्लाना वो वाला नहीं मैं बोल रहा। उसकी आंखों में अगर आप देखोगे तो उसकी आंखों में वायलेंस आपको दिखेगा। एंगर भी नहीं है। जैसे एक मेरा सबसे फेवरेट सीन है ना, डाइनिंग टेबल का एक नाश्ते वाला सीन है, जिसमें वो एक नौकरानी जो घर में होती है वो ट्रेटर होती है, उसको कन्फ्रंट करता है और उसके बाद उसको मार देता है। उसमें कहीं पे भी उसका एंगर नहीं दिखेगा आपको, कहीं चिल्लाएगा नहीं, कहीं गुस्सा नहीं करेगा। आंखों में एंगर दिखना अलग बात है और आंखों में वायलेंस दिखना अलग बात है। मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे ये किरदार क्यों करना मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये जो हल्की हल्की शेड्स है ना, या हल्के हल्के लेयर्स है ना, कि देखो एंग्स्ट अलग है, वायलेंस अलग है, प्यार अलग है, सादगी अलग, नमी अलग है। तो हर एक चीज ना विराज के इसमें अलग अलग लेयर्स में, बहुत छोटे छोटे लेयर्स में, तो वो मुझे खेलने का मौका मिला उसमें। और ऑडियंस जो इन चीजों को समझती है वो तो इसको मतलब बार बार देख सकती है और सराहेंगे इस किरदार को। और जो इन चीजों को इतनी डिटेल में ना समझती है लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, वो प्यार करना शुरू कर देंगे। भले ही उसकी आंखों में वायलेंस है, पर आप उससे प्यार करोगे, आप उससे सिंपैथेटिक रहोगे, आपको लगेगा कि अरे यार ये फंसा हुआ इंसान है, ये कुछ भी कर रहा है, ये फंसा हुआ है, ये बस इससे बाहर निकले तो ये इंसान बुरा नहीं है, ये अच्छा बन सकता है। तो यू विल फॉल इन लव विद हिम आल्सो डिस्पाइट ऑफ हिम बीइंग ग्रे एंड नेगेटिव। तो वो करने के लिए ना, वो जो पूरी प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज एन एक्टर ना, वो मुझे एक बार उसके थ्रू जाना था। मुझे मजा आता है ये सब करने में, तो इसलिए मैंने वो चुना कैरेक्टर, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लेयर्ड कैरेक्टर है। मतलब मैं जब जा रहा था दिल्ली शूटिंग करने, तो तभी यहाँ के कुछ मेरे स्क्रिप्ट राइटर्स वगैरह अगली फिल्म के बारे में मेरे मिलने आ रहे थे। बोला अगले 2 महीने ना मुझसे बात भी मत करना। मैंने बोला क्योंकि हर सीन में वो इतना ग्राफ उसका हिलता रहता है ना, ऊपर नीचे, क्योंकि वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर है। कैसे रिएक्ट करेगा किस चीज को आप नहीं बोल सकते। और मैं खुद नहीं जानता था कि मैं कैसे सीन में रिएक्ट करूंगा, किस चीज को। मैं सिर्फ मूव्स पकड़ के रखे हुए थे, लेकिन रिएक्शन कहाँ पे कैसे जाएगा वो वहां पे सीन में निकल के आ रहा था कई बार। तो मैं कट ऑफ हो चुका था दुनिया से। तो एक अच्छी बात थी कि हम दिल्ली में शूट कर रहे थे, तो ना मैं अपने परिवार के साथ था, ना दोस्तों के साथ था, मैं किसी से मिल नहीं सकता, ना इंडस्ट्री के लोगों से मिल सकता हूँ कि भैया दिन में शूटिंग कर लिया, रात को दूसरी मीटिंग कर ली।
तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। होटल रूम और शूटिंग तो विराज त्रियान प्रैक्टिकली मैं बन चुका था तब वहां पे। तो वो बहुत बट क्या ऐसा कैरेक्टर फिर डज इट टेक अ टोल ऑन यू कश्मीर, व्हिच द कैरेक्टर व्हिच इज सो इंटेंस, और आप ऐसे में अपने फैमिली से भी दूर है, यू आर गिविंग ऑल योर एनर्जीज, यू आर पुटिंग एवरीथिंग इनसाइड इनटू वन दिस कैरेक्टर, तो क्या इट डज इट टेक अ टोल ऑन यू? More than it taking a toll on me, it takes a toll on the rest of the cast. बाकी सब एक्टर्स, it takes a toll on them. सब लोग पहले 10 दिन तो कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बंदा आता है तो अपना स्क्रिप्ट हाथ में लेके आता है, या किसी कोने में आप मुझे देखोगे बैठा हुआ है और बड़बड़ा रहा है अपने ही कुछ तो भी बड़बड़ा रहा है मूड में बैठ के ऐसे गुस्से में, और आंखों में वायलेंस है। तो बाकी सब जो सेट पे लड़के लड़कियां औरतें मर्द जो कोई थे हमारे साथ, जो सह कलाकार थे, वो आके बात करने से कतराते थे कि अरे यार ये गुस्से में लग रहा है, अरे यार ये तो बहुत ही मतलब एग्रेसिव लग रहा है। मैं तो अपनी लाइंस कर रहा था बैठ के साइड में। तो उन लोगों को बहुत लगा शुरू में पहले 10 दिन की यार ये मतलब they were like यार इससे दोस्ती कैसे करे, इससे बात कैसे करे, ये तो अपने ही दुनिया में खोया हुआ रहता है। तो हाउ टू डील विथ हिम और हाउ टू इंटरैक्ट विथ हिम एंड व्हाट काइंड ऑफ अ गाय इज दिस, वो समझना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। फिर 15 दिन हो गए, 16 दिन हो गए, तो ऐसा ऐसा ना किरदार बैठने लगा। तो बीच में कुछ हमने लाइटर सीन्स किए, तो उसमें ना हंसी मजाक हुआ, तो फिर उसमें बातचीत शुरू हो गई, और फिर सब लोग खुल गए। सब लोग का ऐसा हो गया कि अरे मतलब ये, एंड देन दे स्टार्टेड कमिंग एंड टॉकिंग टू मी कि अरे यार हमें ऐसा लग रहा था, चलेंगे वैसा बिल्कुल है नहीं, और वी फील वेरी गुड कि यू आर सो इन्वॉल्वड इन द कैरेक्टर, तो यू नो मजा आ रहा है इसलिए सीन करने में। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना उनके लिए वो बड़ी प्रोसेस थी लंबी, क्योंकि मेरा तो हर सीन हर एक इंसान के साथ था, तो उनके लिए वो बहुत ये था कि अरे मैं इस इंसान को समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे कश्मीर बनकर मैं घूम ही नहीं रहता ज्यादातर। जैसे मैं सेट पे आता था या होटल से निकलता था, मैं विराज बन के ही निकलता था, और रात को विराज बन के ही होटल पे आता। होटल पे आने के बाद एक वीडियो कॉल जब अपनी बीवी और बच्चे से करूंगा तब कश्मीर बन जाऊंगा थोड़े टाइम के लिए। सो बाकी किरदारों के लिए इट टुक अ टोल एक्चुअली। मेरे लिए तो इट इज अ प्रोसेस, आई एंजॉय इट थॉरली, और मुझे तो ऐसा कैरेक्टर करना ही करना था। मुझे थोड़ा सा ग्रे शेड में, बट ही हैज टू बी लाइक द गाय यू विल वाउच फॉर। आप चाहोगे कि वही जीते, आप चाहोगे कि वही सुधरे, आप चाहोगे कि सब कुछ उसके साथ अच्छा ही हो, लेकिन वो सारे गलत काम करता है। अगर देखने को जाओ रूल बुक के हिसाब से तो सारे गलत काम करता है। तो it's such a lovely character to play. It's so complex and nice. It feels nice. एज एन एक्टर तो बहुत ही रिफ्रेशिंग भी होगा और एनरिचिंग प्रोसेस भी होगा आपके लिए, सेटिस्फाइंग प्रोसेस भी होगा कि ऐसा कोई किरदार आप निभा रहे हो। लेकिन जब आप एक हीरो हमेशा आपने प्ले किया है, जो रोमांस भी करता है, लड़की को बचाता भी है, रेस्क्यू भी करता है, और प्यार मोहब्बत भरी बातें भी करता है, टीवी पे एक आदर्श बेटा भी बनकर दिखा है, और कहीं माइंड में वो इनहिबिशन था कि शुड आई टेक दिस कैरेक्टर व्हिच इज जैसे आपने मेंशन किया कि सब कुछ गलत कर रहा है लेकिन फिर भी हीरो है। लेकिन आप मुझे बताओ ना कि मुझे लगता है विराज त्रियान तो हीरो ही है। मुझे नहीं लगता वो किसी भी, वो सब गलत कर रहा है, लेकिन हर चीज का एक रीजनिंग है। स्टोरी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो जी। तो जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी आती है वो सही हो जाता है, भले वो हर चीज, इसीलिए तो वो गलत कर रहा है हर चीज, लेकिन आपको लगता है कि यार उसके साथ सब कुछ सही हो, क्योंकि स्टोरी दिखाई ही गई है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। व्हेन द राइटर एंड द डायरेक्टर हैज रिटन इट इन अ वे दैट इट इज फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, और कहीं कुछ अगर ऊपर नीचे है तो वो मैं अपने राइटर के साथ डिस्कस करके उसको हम लोग अमेंड कर देते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर देते हैं, थोड़ा बदल देते हैं कि यार ये गलत जाएगा, इससे ना किरदार थोड़ा सा गिर जाएगा लोगों की नजरों में, या ऐसा हो सकता है, या स्टोरी के हिसाब से भी आपका हीरो नहीं रहेगा फिर। तो वो हीरो ही है, वो इज एन एंटी हीरो, ही इज लाइक अ ग्रे शेडेड हीरो, पर वो हीरो ही है। और दूसरी चीज ये है कि आदर्श बेटा, आदर्श ये कहाँ होते हैं, मतलब मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं ना, मैंने कभी कोई आदर्श माँ देखी है, ना कभी कोई आदर्श बीवी देखी है, ना कभी कोई आदर्श बेटा देखा है। और ये किरदार बड़े बोरिंग भी हो जाता है एक समय के बाद, क्योंकि उसमें कोई ग्राफ नहीं होता है, अप और डाउन ही नहीं है कैरेक्टर को, कैरेक्टर बस ऐसे ही जा रहा है एक नॉर्मल लाइक अ डेड बॉडीज हार्ट, वो सब कुछ सही ही करने वाला है। वो जो कोई इंसान करता नहीं है कभी वैसा, तो वो करने में उतना मजा नहीं होता। आपने मेरा अगर टीवी शो का भी कैरेक्टर देखा होगा तो वो पूरी तरह से आदर्श नहीं था, मतलब इट वाज क्वाइट अ कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर। इट वाज, हाँ मतलब अच्छा बेटा है, अच्छा इंसान है, लेकिन गलतियां उसने भी की है, और काफी गलत डिसीजंस लेने वाला, और फिर गलती सुधारने की कोशिश करने वाला, ऐसा ही किरदार था।
जो यूजुअली टीवी में होता है कि वो मतलब राम ही बना देते, भगवान श्री राम ही बना देते हीरो को, कि वो मतलब सब एकदम, तो वैसा नहीं। और विराज त्रेहान वो रोमांस करता है अपने तरीके से करता है, उसका वो अलग एक थोड़ा सा तरीका है कि रोमांस करने में करता है, लड़की को बचाने की नौबत आती है तो लड़की को बचा लेता है, तो वो सारे एलिमेंट्स है, तो इसलिए वो हीरो है। लेकिन उसका धंधा ही मतलब ही इज अ गैंगस्टर। अब गैंगस्टर को आप अगर उसको तो जस्टिफाई नहीं करते, उसका पेशा ही गैंगस्टर का है, उसका फैमिली बिजनेस है वो, तो क्या करोगे? तो माइकल कॉर्लियोनी जो गॉडफादर का होगा या स्कारफेस का टोनी मोंटाना, उनका पेशा ही है गैंगस्टर। या गुडफेलस का जो मतलब जो डिनिरो ने या किसी और ने काम किए उसमें से जो सारे किरदार है, वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका, दीस आर स्टोरीज ऑफ गैंगस्टर्स, बट दे आर हीरोज फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिवर्स, दे आर हीरोज। एंड मैं अगर पूछना चाहूँ तो कितना मजा भी आ रहा है कश्मीर की लॉकडाउन के बाद जब काम बंद था कहीं ना कहीं टीवी पे, एक जैसे आपने बोला कि वो कैरेक्टर में ग्राफ नहीं था, काम तो कर रहे थे आप, लेकिन देन नाउ यू आर गेटिंग टू प्ले अ कैरेक्टर जो आउट एंड आउट, जिसमें आपको सब वेरिएशन कवर करने का मौका मिल रहा है। हाउ रिफ्रेशिंग एंड सैटिस्फाइंग प्रोसेस इट वाज। इट इज अ वेरी सैटिस्फाइंग प्रोसेस। नहीं, और मैंने कभी नहीं बोला कि मेरा जो किरदार था वो उसका कोई ग्राफ नहीं था। मैंने जो किरदार निभाया था उसमें ग्राफ था, उसमें था अप एंड डाउन ग्राफ, लेकिन मैंने कहा कि टीवी में यूजुअली ज्यादातर आदर्श किरदार निभाए जाते हैं, जिनका मतलब एक फ्लैट ग्राफ होता है, वो सब सही चीजें ही करते हैं, सब आदर्श चीजें ही करते हैं, जो असलियत में नहीं होता वैसा। दे आर नॉट, देयर इज नो डिफेक्ट इन द कैरेक्टर, देयर इज नो कैरेक्टर डिफेक्ट, और कैरेक्टर ट्रेट में कोई डिफेक्ट नहीं होता उनका, दे आर लाइक परफेक्ट, सब एकदम करेक्ट। तो वो इनफैक्ट मेरा कैरेक्टर वैसा नहीं था, लेकिन वहां से बाहर निकल के ना वेब में आप जब आते हो तो इवन ऑडियंस की सेंसिबिलिटी वेब के लिए अलग है और टीवी के लिए अलग है जी। तो वेब में ना ऐसे किरदार इनफैक्ट ज्यादा अपील होते हैं, या फिल्मों में ऐसे किरदार ज्यादा अपील होते हैं, who's an underdog, who's the dark horse, जिसमें खामियां हैं, जो ब्रोकन डाउन है, जो आपके इर्द गिर्द जो लोग है वैसा है, लेकिन वो हीरो है क्योंकि उसमें कुछ 3-4 ऐसी क्वालिटीज है जिसकी वजह से वो बाकी चीजों पे मात कर जाता है, राइट। तो इसलिए वो हीरो है। तो ऐसे डैमेज्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो इनफैक्ट वेब और इसमें अपना सिनेमा में ज्यादा अपील होते हैं ऑडियंस को, तो वहां पे ना वो दिल खोल के करने में बड़ा मजा आता है। वैसे टीवी में भी अगर वैसा कैरेक्टर मिले और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी हो तो वो करने में भी मजा ही आएगा, क्योंकि एक्टर है, हमारा काम एक्शन और कट के बीच में होता है। फिर आप बाद में उसको गंदा बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के कहीं पे दिखाओ या अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के कहीं पे दिखाओ, या उसको बड़े कैमरा पे शूट करके दिखाओ, छोटे कैमरे पे शूट करो, वो आपका काम है। हमारा काम एक्शन और कट के बीच में वही है। तो मीडियम मैटर नहीं करता, टीवी हो, वेब हो या कुछ भी हो, सिनेमा हो। फॉर मी मैं तो वही करने वाला जो है वो। बट कैन वी से हैव यू टेकन अ ब्रेक फ्रॉम टीवी फॉर अ व्हाइल? नो, नॉट एट ऑल। अब झलक तो कर रहा हूँ भाई। नहीं, फिक्शन नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं लिमिटेड सीरीज करूंगा, लेकिन मैं डेली सोप नहीं कर पाऊंगा। मतलब मैं अपने आप को 1 साल के ऊपर या 1 साल भी बहुत लंबा कमिटमेंट होता है। 7 से 8 महीनों के ऊपर मैं एक शो करते हुए अपने आप को नहीं देख सकता। एक तो कहानी खत्म हो जाती है, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ पहले, और दूसरी बात यह है कि अभी मेरा ये समय है जब मैं अपनी क्राफ्ट के साथ ज्यादा से ज्यादा खेलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे अलग अलग शेड्स में देखें, उनको भी मजा आए। तो अभी भी ना विराज त्रेहान का आप अगर MX प्लेयर का देखो, आप कहीं पे भी सोशल मीडिया पे जाके देखो, जो न्यूट्रल व्यूअर्स है, मतलब नए व्यूअर्स भी, मतलब जो रेगुलर फैंस है वो तो लिखते ही है, और बहुत मतलब डिटेल में लिखते हैं कि अरे उसका ये एक पर्टिकुलर सीन, उसमें ये एक पर्टिकुलर डायलॉग हमें बड़ा पसंद है, इतना डिटेल में जाके लिखते हैं। तो अभी भी विराज त्रेहान का जो मतलब एक न्यूट्रल ऑडियंस, नई ऑडियंस जो देख रही है, उनके रिव्यूज पढ़ने में बड़ा मजा आता है यार, बड़ा मजा आता है। मतलब जिस तरीके से वो मतलब ऐसे होता है कि अरे यार, कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं इस यूनिवर्स में। मैं चाहूंगा अगर आपने नहीं देखा है पूरा सीरीज तो आप देखें, आप बस आप एक अलग यूनिवर्स में चले जाओगे। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि मैं उस वक्त अपनी यूनिवर्स में चला गया था। मैं एक्टिंग जब भी अप्रोच करता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं एक सीन में जाता हूँ तो उस सीन की सारी यूनिवर्स मेरे इर्द गिर्द हिलना शुरू कर दे, तो मैं भूल जाता हूँ कि मेरे सामने कौन एक्टर खड़ा है, कौन क्या खड़ा है। वहां पे वो सिर्फ किरदार है मेरे सामने और वो मेरा सीन है, उसको मैं पूरा अपने यूनिवर्स में समा लेता हूँ उसको। तो कई बार ऐसे लगता है कि अरे हाँ, बट एन एक्टर हैज टू बी सेल्फ सेंटर्ड लाइक दैट, क्योंकि अगर आप अपनी यूनिवर्स क्रिएट नहीं कर पाओगे तो आप लोगों को कैसे, उस व्यूअर को कैसे उस यूनिवर्स में खींच के लाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अलग अलग यूनिवर्सेस बनाऊं हर एक प्रोजेक्ट के साथ। एक प्रोजेक्ट में 1 साल के लिए मैं फंसा हुआ हूँ, जिसमें 6 महीने के बाद स्टोरी खत्म हो जाती है। फिर या तो हीरोइन गिरेगी, उसको हीरो पकड़ेगा,
या हीरो गिरेगा उसको हीरोइन पकड़ेगी, फिर ये जख्मी होगा वो हॉस्पिटल में जाएगा, फिर ये भगवान से बोलेगी उसको बचा लो, फिर वो जख्मी हो जाएगी हॉस्पिटल में जाएगी, ये बोलेगा भगवान से उसको बचा लो। इसके आगे कुछ रहता नहीं है। और फिर शादी ब्याह कर लेते हैं, फिर डिवोर्स हो जाता है, फिर वापस शादी ब्याह कर लेते हैं। तो एक साल तक कौन करेगा भाई? बच्चे आ जाते हैं। हाँ, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो और वो एक फॉर्मेट है, मतलब वो एक बहुत वर्केबल फॉर्मेट है। लेकिन मैं इस वक्त अपने आप को 1 साल से ऊपर ये चीज करते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि मजा क्या है फिर उसमें यार? लोगों को नई नई चीजें दो ना, व्यूअर्स बैठे हुए, आप नई नई चीजें क्रिएट करो, अपनी क्राफ्ट के साथ खेलो। यही तो प्राइमरी साल है, ये अगले 10 साल 12 साल बहुत अहम है मेरे लिए। और इन सालों में मैं जो क्रिएट करूंगा उस पर डिपेंड करेगा कि अगले 20 साल मेरे कैसे जाते हैं। सो मुझे सिग्निफिकेंट वर्क, बॉडी ऑफ वर्क क्रिएट करना है। और मेरे सारे जो फॉलोअर्स हैं वो मेरे काम की वजह से मेरे फॉलोअर्स होने चाहिए, मेरे काम, मेरी क्राफ्ट की वजह से मेरे फॉलोअर्स होने चाहिए, उन्होंने मेरी क्राफ्ट को फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए बहुत अहम है मेरे लिए कि मैं अलग-अलग चीजें करूं। Also the mediums are better paying, OTT and films, because मराठी में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, मराठी में हाल ही में इस साल की जो पिक्चर थी वो अच्छी चली भगवान की कृपा से, और मतलब ऑडियंस ने उसको सराहा। तो अभी बजट्स आने लगे, अभी लोग पैसा डालने को रेडी है, अभी ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी है कि भाई हम दिखाते हैं कि भाई हमने 8 करोड़ में एक पिक्चर बना ली, उसने 32 करोड़ कमा ली, और सिर्फ महाराष्ट्र में, हमने बाहर कहीं रिलीज नहीं की, 1-2 सेंटर्स छोड़ के। तो अभी वहां से पैसे आने लग गए हैं। और टीवी में भी मैंने जैसे कहा कि मैं लिमिटेड सीरीज जरूर करूंगा, क्यों नहीं। एक मेरी अच्छी बात ना, अभी ममता पटनायक जो हमारी ये है निर्देशक है MX प्लेयर की, जो इसकी और उन्होंने लिखा भी है जख्म तू जख्म है, तो उनके साथ ना, हाँ, मैं ऐसे अभी हाल ही में पिछले हफ्ते बात कर रहा था ऑफिस में बैठ के, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली जिसके साथ मैं एकदम सहमत हूँ कि आप ना काम अगर कर रहे हो किसी माध्यम में ना, तो उस माध्यम को डिसरप्ट करने की कोशिश करो। डिसरप्टेड। तो अगर टीवी में भी अगर मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर टीवी में इस तरीके के किरदार चलते हैं तो मैं उसको डिसरप्ट करने की कोशिश करूंगा कि मैं कोई एक ऐसा किरदार चुनूंगा या ऐसा सीरीज चुनूंगा कि जिसमें मैं अपनी क्राफ्ट को एक अलग दिशा में लेकर जाऊँ, एक अलग जगह पर लेके जाओ। भले ही उसको, जिनको एक नॉर्मल फॉर्मेट की आदत पड़ चुकी है सालों साल देख के, शायद वो उनमें से कुछ लोग उसको पसंद ना करे या गाली भी दे, लेकिन एक नया ऑडियंस तैयार हो जाता है उसको देखने के लिए। और ये आहिस्ता आहिस्ता करके अगले 5 साल में यही ऑडियंस बड़ा हो जाएगा, और ये जो है ये या तो कन्वर्ट हो जाएंगे इस डिसरप्शन को देखने के लिए, या फिर ये निकल जाएंगे, उसके कोई मायने नहीं है। तो आप अगर उस माध्यम में भी काम करो, उसको डिसरप्ट करो, उसको ऊपर लेके जाओ, क्योंकि जब तक डिसरप्शन नहीं होगा तब तक ग्राफ ऐसे ही चलता रहेगा। इस ग्राफ को ब्रेक करो, उसको तोड़ो, गो अगेंस्ट द करंट। तो 100% आई वुड लव टू वर्क इन टीवी, क्योंकि उसमें डिसरप्शन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम। भैया 1 साल 1.5 साल वो डिसरप्शन नहीं होता, फिर वापस ग्राफ ऐसा बन गया, तो वो नहीं करना। जाने से पहले आप फैंस को कुछ कहना चाहेंगे अबाउट द सीरीज एंड अबाउट द प्रोजेक्ट्स यू आर डूइंग? आप यू एंटर इनटू द यूनिवर्स ऑफ विराज त्रिहान। मैं तो, और रिव्यूज लिखिए, आपको क्या अच्छा लगा लिखिए, क्या खटका, सब लिखिए, और सब लिख रहे हैं अभी फैंस, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जरूर, मतलब मैं आपको भी कहूंगा फैंस के साथ साथ कि जरूर तू जख्म है अगर आपने पूरा नहीं देखा तो देखिए। 3-4 एपिसोड के बाद ना विराज त्रिहान की यूनिवर्स ना आप पे ऐसे हावी होने लगती है, और फिर कोई अगर फ्लॉ हो, कुछ भी हो, अगर आप सबको नजरअंदाज करके उस यूनिवर्स को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, तो इट्स अ स्लो बर्न, वो आहिस्ता आहिस्ता आप पे चढ़ता जाएगा, और फिर एक बार हावी हो गया आप पे तो आप नहीं निकल पाओगे बाहर। तो तू जख्म है आप देखिए, और मुझे बताइए कि विराज त्रिहान की यूनिवर्स आपको कैसे लगी, आप एंजॉय करें उसको। और एक अच्छा खासा, अगर अगले कुछ दिनों में कुछ चीजें सही जगह पे फिट हो गई, कुछ पुर्जे सही जगह पे फिट हो गए, तो एक अच्छा खासा नया न्यूज मिलने वाला है सारे फैंस को। जिसके बारे में मैं अभी नहीं बात कर रहा था, उसकी मैंने तैयारी शुरू कर दी है मेरी, लेकिन अभी भी उसका फाइनलाइजेशन होना है, जो अगले 3-4 दिनों में हो जाएगा। अगर वो होता है तो एक नई अनाउंसमेंट, एक नई न्यूज बहुत जल्द मिलेगी, इंटरेस्टिंग सी। Wow, we are looking forward to it, Kashmir, and all the best. It was lovely talking to you. All the best for Jhalak and all your future projects. Thank you so much. Thank you and take care. Bye.